हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बादल सर ऑनलाइन क्लासेस में। मैं बादल कुमार, रेलवे स्टाफ, आज आप लोगों के लिए ज्योग्राफी फाउंडेशन बेस्ड का लेक्चर नंबर 17 लेके आए हुए हैं, जिसमें से हम लोग आज जो है बहुत अच्छे डिटेल में हम लोगों को अर्थ अर्थात पृथ्वी को देखना है। क्या देखना है? अर्थ या पृथ्वी को देखना है। तो हम लोग पृथ्वी देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा चलेंगे हम लोग सौर मंडल पे। जिस प्रकार के हम लोगों ने सौर मंडल को बहुत बारीकी से देखा, सौर मंडल में कितने ग्रह है, कौन क्या क्रम है, कितने उपग्रह है, किसके कितने क्या गुण है, कि कौन सा ग्रह किस रंग के हैं, हम लोगों ने सब कुछ को देखा है। एक बार जो है 2 मिनट का वीडियो लेते हुए हम पूरे को रिवाइज कराने की कोशिश करते हैं आपको। इस प्रकार के हम लोगों ने देखा कि सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं, 8 ग्रह होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सूर्य से क्रम में ग्रह का क्रम देखें, सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रह। तो पहला नंबर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, 4 हो गया। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो बोलेंगे मेरे साथ, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। फिर जो है बीच में जो होता है ये देख रहे हैं, ये क्षुद्र ग्रह। क्या है? क्षुद्र ग्रह। फिर इधर आइएगा तो क्या देखेंगे हम लोग? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो हम लोग इस प्रकार देखें। और ये 8 ग्रह में 4 ग्रह को हम लोग बांटे थे। एक आंतरिक ग्रह था, एक बाह्य ग्रह था। ये भी हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति था और सबसे छोटा ग्रह जो था बुध था। हम लोगों ने ये भी देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं होता है। फिर हम लोगों ने देखा पृथ्वी के पास एक उपग्रह है, जो कि अभी हम लोगों ने देखेंगे इसको बढ़िया से। बाकी मंगल के पास 2 फोबोस और डिगोस उपग्रह था। फिर बृहस्पति के सबसे बड़ा उपग्रह का नाम था गैनीमेड। उसके बाद शनि के सबसे बड़ा उपग्रह का नाम था टाइटन। फिर अरुण के सबसे बड़ा उपग्रह का नाम था टिटेनिया। फिर वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम था टाइटन। इस प्रकार फिर देखें हम लोग, सबसे बड़ा ग्रह बुध, दूसरा बड़ा ग्रह शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, और फिर चौथा 5वां हो गया पृथ्वी, और छठा शुक्र, फिर 7वां मंगल और 8वां बुध ग्रह। फिर ये देखे हम लोगों ने। फिर हम लोग ये देखे कि बुध जो है सबसे बड़ा ग्रह है, तो उसके सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड जो है पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह था। फिर सबसे बड़ा उपग्रह की बात करें तो गैनीमेड। तो सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा उपग्रह की बात करें तो सबसे छोटा उपग्रह मंगल पर है डिमोस, फोबोस और एक डिमोस उपग्रह जो है पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह था। फिर बात करें, हम लोगों ने देखा कि शनि की बात करें। शनि के पास क्या है? ऐसा ग्रह है जो कि जिसके पास चारों ओर जो है वलय पाया जाता है, 7 वलय पाए जाते हैं। वो वलय जो है शनि ग्रह के उसी के टुकड़े जो होते हैं चारों ओर परिक्रमा करते रहता है टूट के। ये भी देखे हम लोगों ने। फिर शनि का ग्रह टाइटन देखे, जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोगों ने इस प्रकार बात किया कि मंगल और बृहस्पति के बाद जो है छोटे छोटे आकाशीय पिंड पाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्षुद्र ग्रह कहें। क्षुद्र ग्रह जब सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण टूट के जब अंतरिक्ष में आ जाता है, तो उसे हम लोग उल्का बोलते हैं। वही उल्का जब किसी ग्रह पे गिरता है तो उल्का पिंड बोलते हैं। इतना भी समझ गए। उसके बाद की बात करें तो हम लोगों ने इस प्रकार को देखा। फिर देखा अरुण की बात करें। अरुण हम लोग देखे थे कि अरुण एक ऐसा ग्रह है जो कि अपने अक्ष पे बहुत ज़्यादा झुकी रहती है, अर्थात 80 डिग्री झुकी होने के कारण से इसे हम लोग लेटा हुआ ग्रह के नाम से जानते हैं। फिर हम लोग वरुण की बात करें। वरुण भी है जो कि सबसे लास्ट ग्रह, सबसे छोटा ग्रह है। और फिर बात करें 2 ग्रह शुक्र और अरुण की बात करें, ये जो है किधर से? तो ये जो है पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है, अन्यथा सभी ग्रहों को छोड़ के यही दोनों जो पूर्व से पश्चिम परिक्रमा करता है। फिर बात करें तो फिर बुध को जो है बुध सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नज़दीक है। फिर से सूर्य के सबसे अधिक नज़दीक होने के कारण जो है इसके पास क्या है? सूर्य के अधिक होने के कारण तापांतरण अधिक है। अर्थात तापांतरण का मतलब हुआ कि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी 420 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, रात में -180 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। हम लोगों ने ये भी देखा। हम लोग इतना धड़पड़ में इसलिए पढ़ रहे हैं, जल्दी में आपको बोल रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं, ना कि हम लोग आज के जो सेशन है उसको पढ़ रहे हैं, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। फिर शुक्र की बात करें। शुक्र को सबसे गर्म ग्रह, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। हम लोगों ने देखा था। क्यों? ये शुक्र के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है, इसके कारण से ये काफ़ी अधिक गर्म हो जाता है।
फिर बात करें पृथ्वी। पृथ्वी जो है देखिएगा सूर्य से दूरी क्रम में तीसरा ग्रह है। तो हम लोग देखना है आज पृथ्वी को। तो पृथ्वी को देखने से पहले हम लोग सोचेंगे क्या है टॉपिक। तो पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी के क्रम में बात करें तो सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है। लेकिन आकार की बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर पाँचवां में पृथ्वी, पौ से पाँचवां, पौ से पृथ्वी। तो हम लोग दो बातें देखें। हम लोग क्या देखें, जब पृथ्वी देखेंगे, पृथ्वी जो है पहली बात जो हम लोग जेन्युइन बात है हम लोग जान सकते हैं। पृथ्वी क्या है, आकार सूर्य से दूरी के क्रम में सूर्य से दूरी के क्रम में सूर्य से दूरी के क्रम में कितना ग्रह है। तो पृथ्वी सूर्य से दूरी क्रम में पहला, दूसरा, तीसरा। तो सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा है, तो सूर्य से दूरी के क्रम में थर्ड ग्रह है। कौन सा है, थर्ड ग्रह है। फिर बात करें पृथ्वी की, बात करें आकार में चौथा के बाद पाँचवा, आकार की बात करें तो आकार में पाँचवा फिफ्थ नंबर का फिफ्थ ग्रह है। आकार में फिफ्थ ग्रह है। वो दो बातें हम लोग देखें, क्या समझ पाए क्या, ये दो बातें समझ पाए क्या कि पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा है और आकार में पाँचवा बड़ा ग्रह है। ये बात आप समझ पाए क्या, पृथ्वी जो है पाँचवा बड़ा ग्रह है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें फिर अब हम लोग पृथ्वी के देखेंगे। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्या बोले हम, बोले तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्या बोले, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। अब पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, बात है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी के मैक्सिमम भाग पे, मैक्सिमम मतलब बोले तो कितना, मैक्सिमम भाग पे अर्थात 71% भाग पे जल पाया जाता है, जिसके कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। मेरी बात को समझिएगा, जैसे कि ये पृथ्वी है, इसके 71%, 100% मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी के 71% भाग में जल है, 71% भाग में जल है और कहीं कहीं स्थल है। तो जहाँ स्थल है ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा अर्थात 71% भाग में क्या है, जल है। पृथ्वी के मैक्सिमम भाग अर्थात 71% भाग में जल होने के कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। अभी इस बात को हम समझाएंगे। तो हम लोग नीला ग्रह क्यों कहते हैं, पहले इस बात को समझिए। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके 71% भाग में क्या होता है, जल होता है। जल बहुत अधिक होने के कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। तो हम लोग समझ में आ गया कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके मैक्सिमम पृथ्वी के 71% भाग में पृथ्वी के 71% भाग में क्या है, में जल है। पृथ्वी के 71% भाग में क्या है, तो पृथ्वी के 71% भाग में जल है, जिसके कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्या आप इस बात को समझ पाए, क्या आप समझ पाए, हम विश्वास करें समझ गए होंगे। क्या बोले, पृथ्वी के 71% भाग में जल होने के कारण से इसे नीला ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। अब आप ही सोचिए, अगर 100% पृथ्वी है, 100 में 71 अगर अपना जल है तो कितना बचा, 19% बचा, नहीं बचा क्या, 71 9 20, 71 9 80 और 80 10 90, 80 71 9, हाँ 71 9 कितना हुआ, 80 और 20 कितना हुआ, 100। तो 8 1 9 8 1 9 1 10 का 100 नंबर है 1, 7 8 1 9 कितना हो गया, 90, हाँ 90 हो गया, कितना हो गया 90, और 90% तो इस तरह हो गया। अर्थात ये हुआ कि पृथ्वी के 71% भाग में क्या है, 71% भाग में क्या है, जल है। बाकी जो 29% भाग बचा, हम लोग 19 जोड़ रहे थे इसलिए नहीं पूरा था, 29, बाकी 29% भाग में क्या है, 29 स्थल है। क्या बोले तो स्थल। क्या हम लोग इतना समझ पाए क्या, पृथ्वी के 71% भाग में जल है, बाकी 29% भाग में 29% भाग में स्थल है, बाकी 29% भाग में क्या है, स्थल है। बोले तो स्थल है। तो हम लोग समझ पाए क्या कि पृथ्वी के 71% भाग में जल है, बाकी 29% भाग में स्थल है। इस स्थल होने के कारण से 29% भाग में स्थल है। तो हम लोग जो देखे अभी तक, हम लोग क्या देखे, पृथ्वी देख रहे थे। पृथ्वी सौरमंडल में स्थित है, जो कि सूर्य से दूरी क्रम में तीसरा,
आकार में 5वां ग्रह, ये बात समझ गए थे। पृथ्वी के मैक्सिमम भाग अर्थात कितना भाग, पृथ्वी के मैक्सिमम भाग अर्थात जो है 71% भाग में जल होने के कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, पहला नंबर। दूसरी नंबर ये बात बोले कि पृथ्वी के बाकी 29% भाग में क्या है, पृथ्वी के बाकी 29% भाग में स्थल है। क्या है, स्थल है। अब पृथ्वी की बात करें तो सौरमंडल में सबसे ऐसा कौन सा ग्रह है जिसकी घनत्व सबसे अधिक है, तो पृथ्वी जो है पृथ्वी इसके अंदर में पाए जाने वाले जो तत्व है या मास है, इसका द्रव्यमान इसके अंदर में भरा हुआ है, इसके कारण से इसका द्रव्यमान जो है बहुत काफ़ी घना है। इस कारण पृथ्वी का जो है घनत्व जो है, इसका घनत्व जो है पृथ्वी का घनत्व कितना होता है, 5.5 होता है। 5.5 ग्राम मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आएगा क्या कि अर्थात एक ग्राम मीटर में अर्थात एक समझिए कि 5.5 ग्राम मीटर जो होती है, अर्थ 5.5 ग्राम जो होते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब में 5.5 उसका जो है उसके अंदर में पाए जाने वाले भाग अर्थात मिट्टी है, अर्थात तत्व उसमें, अर्थात पृथ्वी जो है, पृथ्वी का घनत्व कितना है 5.5 अर्थात घनत्व हुआ क्या, तो घनत्व यही हुआ, घनत्व क्या हुआ कि द्रव्यमान इस आयतन में मतलब एक सेंटीमीटर आयतन, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में कितना 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में कितना ग्राम मिट्टी है। अर्थात उसमें सिर्फ मिट्टी नहीं है, इसलिए हम लोग मिट्टी भी ले रहे हैं, कभी हम तत्व भी ले रहे हैं, इसमें बहुत सारा तत्व भी पाया जाता है। तो 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में कितना है, तो 5.5 ग्राम मीटर जो है इसमें तत्व पाया जाता है, मिट्टी पाया जाता है। इसलिए इसका घनत्व कितना हो गया, इसलिए इसका घनत्व जो है पृथ्वी का घनत्व 5.5 ग्राम मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो समझ में आ गया क्या पृथ्वी का घनत्व कितना है, तो पृथ्वी का घनत्व कितना है, तो पृथ्वी जो 29% भाग में स्थल है उसका घनत्व कितना है, तो पृथ्वी का घनत्व जो है कितना बोले 5.5 ग्राम मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो समझ में आ गया पृथ्वी का घनत्व क्या है, पृथ्वी का घनत्व जो है 5.5 ग्राम मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब है, पृथ्वी का घनत्व है। क्या आप इस बात को समझ पाए कि 71% भाग में तो जल है, बाकी 29% भाग में क्या है, स्थल है। उस 29% स्थल का घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम मीटर क्यूब उसका घनत्व है। क्या आप इस बात को समझ पाए क्या? उसके बाद जो है सौरमंडल के 8 ग्रह है। सौरमंडल में कितने ग्रह है, 8 ग्रह है। सौरमंडल में कितने ग्रह है, 8 ग्रह है। इस 8 ग्रह में से 5 ऐसा ग्रह है जिसके पास जो सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी मतलब हम मंगल पे भी बताए थे सक्रिय ज्वालामुखी, आप बताएंगे कमेंट में कि मंगल पे ऐसा कौन सा सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। और मंगल पे एक पर्वत का भी नाम बताए थे, वो पर्वत का नाम भी आप कमेंट में बताएंगे कि मंगल पे कौन सा पर्वत जो है, तो बल्कि एवरेस्ट के 3 गुना हम बताए थे। पृथ्वी के विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत पृथ्वी पे एवरेस्ट है, उससे 3 गुना अधिक ऊंचा अर्थात 30,000 किलोमीटर ऊंचा पर्वत है। ये 2 कमेंट में आप बताएंगे कि मंगल ग्रह पे सबसे बड़ा ज्वालामुखी और मंगल ग्रह पे ही सबसे बड़ा पर्वत का नाम, दोनों का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। कुछ बच्चे अपने देखते तो बहुत हैं, लगभग अपने एक्टिव बच्चे अपने हर दिन जो है 50 से 60 बच्चे देख रहे हैं, 70 बच्चे भी देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। कुछ ही बच्चे नोट बनाते हैं, कुछ ही बच्चे कमेंट करते हैं, लेकिन उसमें ठीक है, लेकिन आप कमेंट करेंगे जिससे क्या होगा, आपका और भी जो है नॉलेज बढ़ेगा। कहते हैं ना कि लिखने से, पढ़ने से उसके बारे में और गहन अध्ययन मिलता है। आप कमेंट करेंगे अधिक से अधिक तो आपका क्या, और उसके बारे में वो नॉलेज जो आप एक बार लिख देंगे वो फिर ज़िंदगी में आप कभी भूलेंगे नहीं। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं तो क्या बोले हम लोग पृथ्वी की पढ़ रहे थे। तो पृथ्वी से पहला नंबर तो हम समझ गए, दूरी क्रम में 3रा, आकार में 5वां। फिर पृथ्वी में जो है पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि इसके पास 71% भाग में क्या है, 71% भाग में जल है, बाकी 29% भाग में क्या है, 29% भाग में क्या स्थल है। फिर एक बात बोले, जो स्थल है पृथ्वी का उसका घनत्व कितना है, उसके अंदर में जो है मिट्टी कितना है। तो पृथ्वी के अंदर में जो है तत्व जो है मिट्टी जो है वो 5.5 ग्राम रहता है, अर्थात उसका घनत्व जो है 5.5 ग्राम मीटर
ग्राम मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब पाया जाता है। ये हो गया। उसके बाद की बात करें, हम बोले कि हम लोग पूरे सौर मंडल की बात करें, सौर मंडल में 8 ग्रह है। 8 ग्रह में से 5 ग्रह ऐसा ग्रह है, 5 ऐसा ग्रह है जिसके पास एक्टिव ज्वालामुखी है, मतलब सक्रिय ज्वालामुखी है। वो सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है, तो हम जब ज्वालामुखी चैप्टर पढ़ाएंगे वो हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल अब समझिए वैसा पर्वत जहाँ पे आप देखेंगे कि धुआं, हमेशा धुआं होते रहता है, अर्थात धुआं हो रहा है, उससे लावा जो है, मैग्मा जो पिघला पिघला पदार्थ बरकते रहता है, उसे बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। तो जो है 8 ग्रह में से 5 ग्रह पे सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इसको आप जो है अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग इतना मिटा दें क्या, आप समझ गए होंगे कि सूर्य से दूरी के क्रम में, थर्ड, ये एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं पीछे। चलिए अब हम लोग आशा करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो हम आगे बढ़ जाएं। तो हम लोग ये बोल रहे थे कि पृथ्वी के पास ही नहीं, पूरे सौर मंडल है। सौर मंडल में कितने ग्रह, तो पूरे सौर मंडल में 5 ग्रह। सौर मंडल में 5 ग्रह के पास क्या है, के पास सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी है। तो कितने ग्रह के पास, सौर मंडल के 5 ग्रह के पास सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें से पृथ्वी के पास भी सक्रिय ज्वालामुखी है, अब कौन कौन से 5 ग्रह आते हैं, तो 5 ग्रह का नाम हम लोग जानेंगे। तो एक है शुक्र और एक है शनि, 2 100 वाला हो गया, शुक्र और शनि। एक हो गया शुक्र, एक हो गया शनि, ठीक है, शुक्र और शनि। तो उसके बाद शनि के बृहस्पति शनि, शुक्र, फिर पृथ्वी और पृथ्वी के पास फिर क्या बोले बात करें हम लोग, वरुण। पृथ्वी की बात करें वरुण। इतना ग्रह के पास सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। मंगल के पास ज्वालामुखी है, बहुत बड़ा ज्वालामुखी है, लेकिन सक्रिय नहीं है। लेकिन सक्रिय कितना हुआ, तो बृहस्पति शनि 2, अरुण 3, उसके बाद पृथ्वी 4 और ये शुक्र 5 ऐसा ग्रह है जिसके पास सक्रिय ज्वालामुखी है। 5 ग्रह के पास सक्रिय ज्वालामुखी है। तो हम लोग लिख लें क्या, तो इस 5 में से पृथ्वी के पास भी सक्रिय ज्वालामुखी है। तो पृथ्वी के पास भी सक्रिय ज्वालामुखी है, पृथ्वी के पास भी सक्रिय ज्वालामुखी है। अब बात करें, इतना क्या आप समझ पाए क्या, कि पृथ्वी के पास भी सक्रिय ज्वालामुखी है। पृथ्वी आकार में 5वां ग्रह है, पृथ्वी क्रम में सूर्य से दूरी क्रम 3रा ग्रह है। पृथ्वी के पास 71% जल पाया जाता है और 29% भाग में स्थल है। पृथ्वी जो है जल अधिक होने के कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी के पास जल अधिक होने के कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी के पास अधिक जल होने के कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्या आप समझ पाए क्या आप इतने अंडरस्टैंड हैं क्या आपको यादें हो गई क्या? अरे यादें हो गई तो हम आगे बढ़ें। उसके बाद कितना हम बोले 5 ग्रह के पास ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है, उसमें से पृथ्वी के पास भी सक्रिय ज्वालामुखी है। अब बात करें हम तो पृथ्वी का घनत्व कितना है? पृथ्वी का घनत्व 5.5 ग्राम मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी का घनत्व 5.5 ग्राम मीटर बटे सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गया क्या? एकमात्र ऐसा ग्रह कौन सा है जो कि पानी में तैर सकता है? एकमात्र ऐसा ग्रह कौन सा है जो पानी में तैर सकता है? बताइए। इसका मतलब पानी में तैर सकता है, उसका घनत्व बहुत कम होगा। तो हम ये भी आपको बता चुके हैं, ये भी कमेंट में बताइएगा। वो भी 100 से ही नाम है, तो आप बताइएगा, ठीक है। एकमात्र ग्रह कौन सा है जो कि पानी में तैर सकता है? तो अब हम लोग पृथ्वी की बात करें तो क्या हम लोग पृथ्वी गोल है या कैसा है? पृथ्वी कैसा है? पृथ्वी का आकार क्या है? बता सकते हैं क्या? पृथ्वी का आकार क्या है? पृथ्वी कैसा है? गोल है, चपटा है, क्या है, कैसा है? देखिए हम लोग टीचर पढ़ाए हुए हैं, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है। लेकिन पृथ्वी गोल नहीं बाबू, पृथ्वी गोल नहीं है। पृथ्वी कैसा है सर? पृथ्वी
गोल नहीं है लेकिन उबड़ खाबड़ है। जिस प्रकार की आप अभी देखेंगे इस प्रकार से पृथ्वी है, इस प्रकार का पूरा पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी इस प्रकार का है। अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं सर? हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग जानते हैं, बचपन से सुनते हैं पृथ्वी गोल है, लेकिन पृथ्वी गोल नहीं है, लगभग गोल है। पृथ्वी गोल नहीं है, लगभग गोल है। पृथ्वी गोल नहीं है बल्कि क्या है, पृथ्वी लगभग गोल है। अर्थात आप हमारे फेस को देखिए, फेस में रियल में कैसा कैसा है। तो हम अभी अपना चश्मा खोल दें तो फेस क्या है, ये देखिए, कहीं तो उठा हुआ भाग है, कहीं पूरा धंस गया है, फिर ये नाक उठ गया है, पर्वत, फिर क्या ये धंस गया है, हाँ दर्रे, हाँ फिर क्या है ये धंस गया है, फिर उठ गया है, ये फिर धंस गया है, फिर ये। अर्थात पृथ्वी इसी प्रकार है। पृथ्वी पूरा समतल हर जगह नहीं है, कहीं उठ गया पूरा पर्वत उठ गया है, फिर कहीं पूरा समुद्र अंदर धंस गया है। इस प्रकार पृथ्वी जो है पूरा गोल नहीं होता है, बल्कि पृथ्वी जो है उबड़ खाबड़ है, अर्थात लगभग गोल माना जाता है। अब लगभग गोल कैसे हो गया तो समझिएगा। लगभग इसलिए गोल हो जाता है कि आप इसी चीज़ को जब आप देख रहे होंगे तो आपको गोल लगभग गोल दिख रहा होगा। नहीं, जब इसको इसी चीज़ को छोटे क्रम में देखिएगा तो आपको छोटे क्रम में जब देखिएगा तो आपको लगभग गोल पूरा गोले बुझाएगा। अब उसी चीज़ को हम छोटा बना दिए, आपको लगभग गोल दिख गया। जब इसको बड़ी यहाँ से तिर के बड़ा कीजिएगा, बड़ा जोर से तिरिएगा, खींचिएगा, इसका आपको हर एक पार्ट दिखेगा एकदम पूरा एकदम उबड़ खाबड़ ढेर। इसी प्रकार हम लोग दूर से चीज़ों को देखते हैं ना तो गोल दिखता है, लेकिन वो गोल रियल में गोल नहीं होता, कुछ ना कुछ चपटा। इसी प्रकार की हमारे फेस को अंदाज़ा लगेगा तो लगभग कैसा दिखेगा। आप इसको मत देखिए, आप इस चारों साइड देखिए तो लगभग आपको गोल दिखेगा। लगभग फेस क्या है, लगभग तो गोल ही है। इसलिए तो दूर से कोई चीज़ देखने के बाद आपको कैसा लगेगा, आपको गोल लगेगा। दूर से देखने के बाद कोई चीज़ आपको कैसा लगेगा, गोल लगेगा, लेकिन रियलिटी में वो गोल नहीं है। तो ये पृथ्वी ये नहीं है, पृथ्वी इस प्रकार से कहीं उठा है, कभी कहीं गड्ढा है, कहीं उठा के गड्ढा है, ठीक है ना, हाँ कहीं उठा के गड्ढा है, ठीक है ना। तो अब उसके बाद बात करें इस प्रकार इस आकृति को, पृथ्वी की इस आकृति को क्या बोलते हैं। तो पृथ्वी की इस आकृति को हम लोग अब इस प्रकार जो लगभग गोल है, तो अब लोग क्या किया गया है, एक औसत मिला लिया है पृथ्वी का कि लगभग इस प्रकार का है, लगभग इसको कहीं उठा इसमें मिला लिया है। अब जो मोटा वाला पार्ट है उसको हटा दीजिए। मोटा वाला पार्ट को जब हटा देंगे आप तो आपको लगभग गोल मिल जाएगा। पूरा गोल तो है नहीं, लेकिन क्या है, एक औसत मान लिया गया कि पृथ्वी इस तरह से है। तो इसलिए इसको मोटा इस पार्ट को जब हटा लेंगे आपको लगभग दिखेगा, पृथ्वी गोल दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा आपको, पृथ्वी लगभग गोल दिखेगा, देखिएगा। अब इसको डैश कर दीजिए तो आपको लगभग पृथ्वी क्या दिखने लगा, देखिए आपको लगभग पृथ्वी जो है गोल दिखने लगा। इसलिए पृथ्वी को जो बनाया गया है तो है तो इस मतलब टेढ़ टाढ़ा है थोड़ा, लेकिन इसको लगभग जो गोल मान लिया जाता है, लगभग गोल मान लिया जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार पृथ्वी लगभग जो क्या है गोल मान लिया जाता है, लेकिन रियल में पूरा गोल है नहीं। इस प्रकार से है, इस प्रकार से, जिसमें से कि ये भाग जो है, आप जो ये ऊर्ध्वाधर देख रहे हैं, ये भाग और ये जो देख रहे हैं ये वाला भाग, ये वाला भाग, इसमें बहुत अंतर हो जाता है। कितना अंतर होता है, इसमें अंतर होता है। तो ये जो है ये वाला भाग जो देख रहे हैं आप, ये वाला भाग जो देख रहे हैं, ये वाला भाग जो देख रहे हैं आप, हम बताने की कोशिश करें। ये वाला भाग अर्थात ये जो है पृथ्वी के लगभग केंद्र से होकर जाने वाले जो भाग, ये वाला भाग है, ये वाला भाग, ये भाग जो है अर्थात ये जो क्षैतिज रेखा है पृथ्वी की क्षैतिज, ये भाग ज़्यादा दूरी है, बल्कि ये भाग जो देख रहे हैं आप खड़ाखड़ ऊर्ध्वाधर इसके तुलना में। तो अब कितना है, तो ऊर्ध्वाधर कितना दूरी है और क्षैतिज कितना है, तो बात करें तो ये क्षैतिज जो है पृथ्वी का जो क्षैतिज भाग है ये कितना है, ये दोनों जो है क्षैतिज जो है 12,756 किलोमीटर है। क्या बोले तो हम पृथ्वी का व्यास जो है ऊर्ध्वाधर व्यास अर्थात क्षैतिज व्यास कितना है, पृथ्वी का क्षैतिज व्यास जो है, पृथ्वी का क्षैतिज व्यास जो है, क्षैतिज व्यास 756 किलोमीटर है, ठीक है ना। समझ में आ गया क्या, पृथ्वी का क्षैतिज व्यास कितना है, पूरा गोल तो पृथ्वी है नहीं, थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, हाँ लगभग गोल मान लिया जाता है। उसके बाद पृथ्वी की जो ये भाग जो है, ये क्षैतिज भाग जो है, क्षैतिज भाग का व्यास जो है, पृथ्वी के क्षैतिज भाग का व्यास 12,776 किलोमीटर है। लेकिन इसी की बात करें जब पृथ्वी के इसकी बात करते हैं, ओह ज़्यादा हो गया थोड़ा,
जब बात करते हैं ऊर्ध्वाधर खड़ा खड़ा का बात करें, खड़ा खड़ा का बात करें, पृथ्वी के जब खड़ा खड़ा की बात करें, हम पृथ्वी के खड़ा भाग का बात करें, जब इस खड़ा भाग की बात करें, जब इस खड़ा भाग की बात करें तो ये जो है 12,000, इसका जो व्यास है ऊर्ध्वाधर, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर व्यास, ये क्षैतिज व्यास। तो ऊर्ध्वाधर भाग व्यास जो है 12,714 किलोमीटर, कितना 12,714 किलोमीटर होगा शायद, हाँ 12,714 किलोमीटर, 14 किलोमीटर। तो अब आप खुद से समझिए ज़्यादा कौन, क्षैतिज व्यास या ऊर्ध्वाधर व्यास, क्षैतिज व्यास या ऊर्ध्वाधर व्यास। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पृथ्वी का क्षैतिज व्यास ज़्यादा है ऊर्ध्वाधर व्यास की तुलना में। तो कितना ज़्यादा है, तो आप अंतर जब घटाएंगे तो आपको पता चलेगा लगभग 42 से 43 किलोमीटर, 42 से 42 किलोमीटर जो है, 42 किलोमीटर आपको पक्का दिखेगा, 42 किलोमीटर जो है ये क्षैतिज व्यास ऊर्ध्वाधर व्यास से अधिक है। समझ में आ गया क्या? तो पृथ्वी का पहला क्या, पृथ्वी गोल है क्या? नहीं, पृथ्वी लगभग गोल है, हाँ लगभग गोल है। और फिर पृथ्वी का जो क्षैतिज व्यास है, क्षैतिज व्यास 12,756, 7 8 56, उसमें 7 दूनी 14, ठीक है ना। हाँ तो 8 और 6 में कितना अंतर हुआ, 8 और 2 में अंतर 6 हुआ, 7 की 42 किलोमीटर का अंतर होता है, ठीक है ना। समझिए, हम इस क्या हम बोले फेंकना पड़ दिए, आपको हम समझाएंगे, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। पहले आप इतना समझिए, पृथ्वी का क्षैतिज व्यास 12,756 किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर व्यास 12,714 किलोमीटर है। तो हम समझ लिए क्या, ये बात समझ में आ गई क्या? पृथ्वी का व्यास ऊर्ध्वाधर व्यास की तुलना में क्षैतिज व्यास अधिक है। कितना अधिक है? तो 42 किलोमीटर अधिक है। अब इसमें 56 में तो 127 से 127 तो यहाँ भी है, अब 56 में 14 घटाएंगे कितना होगा, 42 किलोमीटर। तो हम क्या लिख दें, क्या तो लिखते हैं, तो पृथ्वी का क्षैतिज व्यास, पृथ्वी का कौन सा व्यास, क्षैतिज व्यास, पृथ्वी का क्षैतिज व्यास ऊर्ध्वाधर व्यास की तुलना में, कौन सा, ऊर्ध्वाधर व्यास की तुलना में क्षैतिज व्यास ऊर्ध्वाधर व्यास की तुलना में क्या है, कम या ज़्यादा है? तो पृथ्वी का क्षैतिज व्यास ऊर्ध्वाधर व्यास की तुलना में 42 किलोमीटर क्या है, अधिक है ना। हाँ अधिक है। हमें तो लिखने का मन नहीं करता है, लगता है कि आपको सिर्फ हम समझा दें, आप हमारे सारे बात को लिख लेंगे। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो लिख लेंगे, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि इसीलिए जो है लगभग अपने बच्चे को जो है डेली जो है अपना व्यू 50, हर वीडियो पे 60 65 70 बच्चे देखते हैं अपनी क्लास को भी फिलहाल। तो उतना बच्चे नहीं लिख पाएंगे, इसलिए हम लिख दे रहे हैं कि पृथ्वी का क्षैतिज व्यास जब ऊर्ध्वाधर व्यास की तुलना में 42 किलोमीटर अधिक है। क्या आप भी जो लिख लेंगे, अच्छी बात, आप खुद से लिख लीजिएगा, लेकिन आप समझ तो रहे हैं, हमें अच्छे से याद, आपको क्लास में ही याद हो, 100% क्लास याद होना चाहिए, बाद में सिर्फ रिवीजन करना पड़े। ऐसा नहीं कि बादल सर का क्लास करने के बावजूद और आपको घर पे याद करना पड़े, तो बेकार है आपका। या तो आप एक्टिव 100% नहीं है, या तो आपको पढ़ना बेकार है, तब कहीं और आपको पढ़ना चाहिए। अगर क्लास में आपको याद हो रहा है तो आप पढ़िए, समझ में आ गया क्या? हाँ, तो आपको क्लास में ही याद होना चाहिए, बस शर्त है आप रिवीजन जरूर कीजिएगा। रिवीजन आप पे ऊपर डिपेंड करता है, कि हम लोग भी चीज़ें भूल जाते हैं। बड़े जो चीज़ आप सोचे ना छोड़ दीजिएगा ना, वो चीज़ भूलना शुरू हो जाइएगा। आपके साथ 2 साल पहले क्या हो तो वो याद रहेगा, बस कब याद रहेगा, जब वो चीज़ को आप माइंड में 1-2 बार और रिकॉल कर लीजिएगा तब। उसी प्रकार पढ़ाई भी है। फिल्म देखते हैं हम लोग, तो फिल्म में हर एक मोमेंट याद रहता है, कहाँ पे हीरो हीरोइन एक दूसरे में मिला था, दूर हुआ था, सब चीज़ याद आता है। क्यों? क्योंकि फिल्म में हम लोग एक कंसंट्रेट होकर फिल्म देख रहे होते हैं, उस चीज़ को समझ रहे होते हैं। बाकी उस फिल्म को भी अगर हम 1-2 बार रिकॉल माइंड में नहीं करेंगे तो वो चीज़ भी भूल जाते हैं हम लोग धीरे धीरे। उसी प्रकार चीज़ें तब तक याद रहती है जब तक वो चीज़ें हम लोग आपस में कुछ दिन तक जो है अपने अंदर में
वो दिमाग में घुमाते रहते हैं। अब काम भी कर रहे हैं, नहीं भी पढ़ रहे हैं, अगर क्लास को एक दो बार आप दिमाग में घुमा लिए काम करते करते भी चीज़ों को, तो क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। बाकी आप वीडियो को भी शॉर्ट 2 गुना स्पीड पे देख के आप जो है मतलब करके आप जो है जो पीछे के वीडियो को कभी समय मिले, जो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कॉपी कलम नहीं है, या कहीं और है जो बाहर में बैठे हुए हैं, किताब को लेकर बैठने का मन नहीं है, बाहर में हवे में बैठे हुए हैं, तो आप पुराने वीडियो को 2 स्पीड से 1.5 स्पीड से 1.25 स्पीड से भगा के देख सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको रिवीजन होते रहेगा। ठीक है, हाँ, कि शुरू से अंत तक कॉपी भी पढ़ लीजिए, तो ये भी पढ़ लीजिए। ठीक है, तो पृथ्वी का क्षैतिज व्यास जो ऊर्ध्वाधर व्यास की तुलना में 42 किलोमीटर अधिक है। अब सबका व्यास कितना है हम लोग को जानना जरूरी है ना। हाँ, तो हम लोग बात करें पृथ्वी का क्षैतिज व्यास, पृथ्वी का क्षैतिज व्यास कितना है। तो पृथ्वी का क्षैतिज व्यास है कितना भाई, पृथ्वी का क्षैतिज व्यास है 12,756 किलोमीटर। बाकी पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर व्यास ना, पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर व्यास, तो पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर व्यास की बात करें, ऊर्ध्वाधर व्यास कितना हो जाएगा, 12,714 किलोमीटर। क्या आप समझ पाए क्या, पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर व्यास कितना हो गया, 12,714 किलोमीटर जो हो गया पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर व्यास हो गया। उसके बाद ये भी पूछ लेता है पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर व्यास को बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर व्यास को बोलते हैं हम लोग खड़ा और क्षैतिज व्यास बोलते हैं हम लोग, क्षैतिज व्यास बोलते हैं सोया। तो ध्रुवीय व्यास से कितना अंतर, इस तरह पूछ जाता है। तो इस तरह पूछता है, तो पृथ्वी का कितना अधिक है, अंतर है, तो 42 किलोमीटर का अधिक है। समझ में आ गया ना। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम लोग, नेक्स्ट बात करें पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना झुकी हुई है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है, इसकी बात करें तो क्या आप ये इस बात को समझ गए क्या। तो अगर समझ गए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पृथ्वी सौरमंडल में 5 ग्रह के पास में से जो सक्रिय ज्वालामुखी है, पृथ्वी के पास भी सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर ये चीज़ें देखिए, अब हम लोग इसको मिटाने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको मिटाते हैं, ठीक ना। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, समझ गए ना, इसको समझ लिख लीजिए, थोड़ा सा बैक करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। हम लोग जो है अब आगे देखते हैं। हम लोगों का आगे वाला पॉइंट है, इसको समझना पड़ेगा हम लोग को, इसलिए थोड़ा मिटाना पड़ा हमको, हम लोग समझना पड़ेगा। हम लोग का ये पॉइंट है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितना देर झुकी हुई है, और पृथ्वी अपने क्षैतिज तल के साथ कितना झुकी है, विषुवतीय तल के साथ कितना झुका हुआ है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। ठीक ना, देखिए पृथ्वी जो है मान लेते हैं कि ये हम लोग का क्या है, विषुवतीय तल है, विषुवत बोलेंगे या तो क्षैतिज तल बोलेंगे। अभी जो जस्ट पढ़ाए थे क्षैतिज व्यास, ये क्षैतिज तल हुआ पृथ्वी का। और पृथ्वी जो अपने अक्ष पे झुकी हुई है, हम लोग बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं, पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे कितना डिग्री झुका हुआ है पृथ्वी। अपने रियलिटी में पृथ्वी ऐसे नहीं होना चाहिए था, झुका हुआ नहीं। पृथ्वी को अगर झुकी हुई नहीं रहती तो पृथ्वी जो है ऐसा रहता, समझिए, बीच में ऐसे ही उसके अक्ष रहता, ऐसे रहता कि नहीं रहता। लेकिन क्या है, पृथ्वी सीधा नहीं है, पृथ्वी के पास उसको तल जो है थोड़ा झुका हुआ है। समझिएगा, मेरे इस कंसेप्ट को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, ये जो है पृथ्वी जो है ऐसा रहना चाहिए था खड़ा एकदम, लेकिन पृथ्वी ऐसा नहीं है, कुछ थोड़ा सा झुका हुआ है। अर्थात जो है समझिएगा, ये जो है समझिए हम लोग झुका हुआ है, ये पूरा हो गया, मतलब हम लोग ज़्यादा झुका दिए, थोड़ा सा कम झुकाना था। हाँ, इस प्रकार से अब समझिएगा, पृथ्वी रहना चाहिए था ऐसे, इसको हम डॉट में दिखाते हैं, इस लाइन को डॉट में दिखाते हैं, रहना चाहिए था ऐसे, है कि नहीं। पृथ्वी को रियल में रहना चाहिए था एकदम सीधा। अगर बात करें, झुकी हुई नहीं रहती, समझिएगा, झुकी हुई नहीं रहती तो पृथ्वी इस टाइप का रहता, सीधा रहता। लेकिन झुकी हुई है तो इस तरह पृथ्वी झुकी हुई है। ठीक है, तो अपने अक्ष, ये पृथ्वी का लाल रंग का जो है अक्ष है, पृथ्वी का ये अक्ष है, ये झुकी हुई है। अब जो है पृथ्वी कितना झुकी हुई है, तो देखिएगा पृथ्वी कितना झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पे, जो ये अक्ष पे ये रहता, ये वाला रहता, ये ऐसा रहता सीधा, लेकिन ये झुकी, ये कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। समझ में आ गया क्या। तो पृथ्वी जो है
समझ देखिएगा, आप समझते होंगे, एक रेखा सीधा है, एक ऐसे है, तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। समझिएगा, इस सारे क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पर बच्चा कन्फ्यूजन करता है, लेकिन हम एक बार बताएंगे आपको, कभी दोबारा कन्फ्यूजन नहीं होगी और आपको याद भी रहेगी। हाँ, ये 90 डिग्री है। अगर मान लिया इस तल के साथ हम 23.5 डिग्री इस कोण को बना लिए, 23 डिग्री बना लिए, तो आप बताइए इधर कितना होगा, इस भाग में कितना होगा। तो 90 में से 23 घट जाएगा, यही भाग बचेगा। पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 है, इसमें से इतना आप 27 घटा लीजिए, इधर कितना बचा, तो 90 में से 23 घटा लीजिए, तो कितना बचा, 10 में 7 गया 3, और 3 गया 7, 9, 8 में 2 गया 6, 67 बचा। लेकिन 23.5 घटाने आधा और घटा लीजिए, तो आधा और घटाइएगा, कितना बचेगा, 66.5 बचेगा। अर्थात ये अगर 23.5 डिग्री आप घटाइएगा तो ये बचेगा 66.5 डिग्री बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा, समझिएगा मेरे बात को, हम सारा चीज़ को समझाना चाह रहे हैं आपको। 66.5 को आप 23 पूरा 1/2 भी लिख सकते हैं, या तो आप मतलब जो है आप 66.5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझिएगा मेरी बात को। तो अगर पृथ्वी जो है अपने अक्ष के साथ 23 डिग्री झुकी है, अपने अक्ष, ये अक्ष हुआ, ये अक्ष हुआ, पृथ्वी जो अपने अक्ष के साथ जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 झुकी हुई है, तो अपने तल के साथ पूछता है, अपने तल के साथ कितना झुकी हुई है। तो पृथ्वी अपने, ये तो झुका हुआ भाग है, अपने अक्ष से, ये अक्ष है, तो अपने अक्ष में 23 डिग्री झुक, ऐसे रहना था, ऐसे 23.5 डिग्री झुक गया, तो अपने तल के साथ कितना जुड़ा हुआ है, तो तल के साथ जो है 66 डिग्री झुका हुआ है। ये बात, दो बातें पूछता है। पृथ्वी अपने अक्ष के साथ कितना, तो अपने अक्ष के साथ 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने तल के साथ कितना, पृथ्वी अपने तल के साथ 66.5 डिग्री झुका हुआ है। क्या आप इस बात को समझ पाए क्या समझ पाए क्या? पृथ्वी अपने अक्ष के साथ 23.5 डिग्री और अपने तल के साथ 66.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष के साथ 23 डिग्री, 23.5 डिग्री, और अपने तल के साथ की बात करें, ये आपका इसका तल हो गया, ये होगा तल हो गया, इसके साथ की बात करें तो ये 66 डिग्री, 66.5 डिग्री झुका हुआ है। क्या आप इस बात को समझ पाए क्या? पृथ्वी अपने अक्ष के साथ 23.5 डिग्री और अपने तल के साथ 66.5 डिग्री झुकी हुई है। क्या आप इस बात को समझ पाए क्या? तो समझ पाए तो चलिए नोट कर लेते हैं हम लोग। पृथ्वी अपने अक्ष के साथ 23 डिग्री, पृथ्वी अपने अक्ष के साथ 23 डिग्री और अपने तल के साथ 66.5 डिग्री झुकी हुई है। देखिएगा बच्चों, जो है ये बातें रटते रहते हैं, लेकिन आपको ये कंसेप्ट समझ में आई होगी कि कैसे झुकी हुई है। तो हम लोग चलिए अब लिख लेते हैं। जो इसीलिए बच्चे कंसेप्ट जब याद नहीं रहता है तो इसलिए एग्जाम में देखते हैं आप भटकते रहता है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जो है समझते रहते हैं, और फिर उसका जो है अंडरस्टैंडिंग समझ नहीं आता है तो रटते रहते हैं, रट नहीं होता है, समझ नहीं पाता है, तो कभी 23.5 डिग्री कहाँ मारना है, 66.5 डिग्री कहाँ मारना है, इसमें कन्फ्यूजन आने के कारण से उसका जो है जॉब में डिले होते रहता है। बच्चा बोलता है बहुत मेहनत कर रहे हैं, जॉब नहीं हो रही है, तो रीज़न यही होता है, छोटा छोटा कंसेप्ट को नहीं समझना। ठीक है, तो समझिएगा। तो क्या बोले हम लोग, पृथ्वी अपने अक्ष के साथ कितना, तो पृथ्वी जो है पृथ्वी अपने अक्ष के साथ 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 कितना, पृथ्वी अपने अक्ष के साथ 23.5 डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी है। कितना झुकी है? 23.5 डिग्री झुकी है। फिर अपने अक्ष के बाद तल, तो अपने पृथ्वी अपने तल के साथ, तो पृथ्वी जो है पृथ्वी अपने तल के साथ पृथ्वी अपने तल के साथ 66.5 डिग्री झुकी है। क्या आप ये दोनों पॉइंट समझ पाए क्या दोनों पॉइंट आप समझ पाए क्या? पृथ्वी अपने अक्ष के साथ, ये फिगर भी बना लीजिएगा सेम इसी प्रकार से आप। ठीक है, इस फिगर को आप लोग, जो बच्चे बहुत बच्चे फिगर को इग्नोर करते हैं, आप लोग फिगर को इग्नोर नहीं कीजिए। हर फिगर, जितना हम फिगर बनाते हैं, अतः हर दिन की क्लास में आप सौरमंडल का भी पिक्चर बनाया कीजिए। आप तो कोई पिक्चर भी नहीं बनाते, नहीं, हर एक क्लास में कितना जगह छकेगा, थोड़ा जगह छकेगा, सौरमंडल का भी पिक्चर आप लोग बनाया कीजिए हर दिन क्लास में सौरमंडल। लेकिन दर्शाइए उसी ग्रह को, आप सब कक्षा दीजिए, लेकिन दर्शाइए उसी ग्रह को जो ग्रह पढ़ रहे हैं। आज पृथ्वी पढ़ रहे हैं तो आप सौरमंडल बनाइएगा कॉपी में से ये बुध शुक्र मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण नहीं दीजिएगा, सिर्फ पृथ्वी दीजिएगा। लेकिन हर कक्षा के तल को दिखाइए आप। ठीक है, हाँ, तो हम लोग देखेंगे और सारे फिगर को बनाइएगा। तो पृथ्वी अपने अक्ष के साथ 23.5 डिग्री झुकी हुई है और पृथ्वी अपने तल के साथ 66.5 डिग्री झुकी है। क्या आपको ये बात समझ पाई क्या? क्या आप ये बात समझ पाए क्या? चलिए हम आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं पृथ्वी का घूर्णन। ठीक है,
अब हम लोग ये कंसेप्ट समझने के बाद अब नेक्स्ट कंसेप्ट समझेंगे हम लोग पृथ्वी का घूर्णन। अब घूर्णन क्या है समझते हैं। अपने अक्ष पे जो घूमते रहती है उसे घूर्णन बोलते हैं, ठीक ना। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष है, अक्ष के चारों ओर घूमते रहेगी, ठीक है ना। इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। अब हम लोग इस चीज़ को समझने के लिए इसको मिटा सकते हैं क्या? हाँ बाबू मिटा सकते हैं, मिटा रहे हैं। चलिए अब हम लोग इस पॉइंट को भी समझ चुके हैं, अब आगे पॉइंट हम लोग को समझना है, ठीक है। थोड़ा वीडियो एक दो वीडियो देखिए। हम चाहें तो एक दिन में आप लोगों को ख़त्म कर दें। कुछ बच्चे को मन में ऐसा नहीं आना चाहिए कि सर कितना पढ़ा रहे हैं। आपको ये सोचिए कि घर बैठे अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बढ़िया स्टडी लेक्चर, बढ़िया क्लास और साथ ही साथ बढ़िया क्लास के साथ साथ आपको फुल कंटेंट, बढ़िया कंटेंट आपको मिल पा रही है। अगर बढ़िया कंटेंट आपको मिल पा रही है, हाँ बढ़िया कंटेंट मिल पा रही है, जो कि आपको बढ़िया पेड कोर्स, बड़े महंगे पेड कोर्स, जब आप बड़े कोर्स खरीदेंगे, पूरा फाउंडेशन बेच खरीदेंगे तो ऑल क्लास का आपको बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है बाबू। लेकिन जब आपको कंटेंट इतना नहीं मिलेगा आपको, लेकिन जब अगर बढ़िया कंटेंट, क्योंकि टीचर लोग पैसा कमाना चाहता है, आपको तो कम से कम समय में 1 महीना में आपको ख़त्म कर देगा। हाँ 15, 20, 50 वीडियो देगा, चैप्टर पूरा ख़त्म कर देगा, पूरा सब्जेक्ट ख़त्म कर देगा। इस वजह से मेरा 17वां ये वीडियो है। अभी तक हम जो है कंटेंट की बात करें, कंटेंट तो हम खींच रहे हैं लेकिन थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। हम चाहते तो हम 17 वीडियो में हम आधा ज्योग्राफी ख़त्म कर देते, लेकिन हम आपको थोड़ा धीरे ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको समय दे के हम समझा के अच्छे से, ताकि आपको एक पॉइंट रटना न पड़े। और क्या करेंगे, आपको एक पॉइंट पढ़ाएंगे, 4 पॉइंट आपको लिख देंगे या लिखा देंगे। ठीक है, हम ऐसा नहीं, आपको हर एक पॉइंट, आपको एक ही पॉइंट समझाएंगे तो एक ही पॉइंट लिखेंगे। चाहे मैं वीडियो और एक वीडियो लाना पड़े तो हम लाने के लिए तैयार हैं आपके लिए। बशर्ते हैं मेरा यही उद्देश्य है, एक पॉइंट भी बताओ तो बच्चे को समझाओ उसके बारे में। और मैंने इसके ऊपर बखूब उतरने की कोशिश कर रहा हूँ और उतरेंगे भी। और आपको हम जो थोड़ा डिले हो सकते हैं 1-2 दिन क्लास, क्योंकि आप लोग जानते हैं ऑलरेडी सर थोड़ा सा जॉब में हैं तो जॉब को भी देखना पड़ता है। आप ही समझिए कि कोई लड़के घर में थोड़ा सा कम हो जाता है तो क्लास थोड़ा दिक्कत हो जाता है देखने के लिए, ये थोड़ा सा 1 घंटा कम पड़ जाए कोई तो। लेकिन हम लोग समझिए कि ऑल वर्क, ड्यूटी करना, ड्यूटी के साथ अपना, और समझ ही रहे आप एक घर बसाने के लिए, बाहर में रहने के लिए कितना वर्क हो सकता है, सारे करते हुए आपको हम क्लास ला पाते हैं। हम अगर फिर आपका क्लास जो है डेली चलने लगेगा, थोड़ा सा हमें कभी लगता है डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये डिमोटिवेट, अब क्या सर आप डिमोटिवेट कैसे हो जाते हैं, डेली डिमोटिवेट होते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि एक होता है ना कि समय ना भी मिले, लेकिन अगर उसके प्रति कुछ करने का जुनून, वो चीज़ें उस इंसान में आ जाए, तो वो चीज़ कब पैदा होता है किसी इंसान में, वो चीज़ तब पैदा होता है जब वो जो उसके ऊपर पूरा जो है उसका जुनून छा जाता है। तो आप क्या, आपके पढ़ाने के लिए आपके लिए जुनून नहीं है? हाँ, पढ़ाने के लिए पूरा जुनून है, लेकिन कभी कभी कुछ ही बच्चे जो हैं एक्टिव दिखते हैं। आप इतना बच्चे वॉच करते हैं आप, लेकिन एक्टिव बहुत कम बच्चे देखते हैं। इसके कारण से थोड़ा सा लगता है शायद, पता नहीं, लेकिन फिर भी टेंशन नहीं लीजिए। दूसरा वीडियो दूसरा चैप्टर शायद मेरा केमिस्ट्री आएगा, नेक्स्ट सब्जेक्ट का जो आएगा तो वो बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि हम नहीं देंगे। फिर जब दो सब्जेक्ट चलने लगेगा तो आप समझिए, एक सब्जेक्ट अगर चला, एक दिन डिले हुआ तो बीच में वो डिले हुआ, वो दूसरे दिन केमिस्ट्री आएगा, समझ में आ गया ना, या दूसरा सब्जेक्ट आएगा, जो भी होने वाला होगा। अगर आप राय देना चाहते हैं, आप हमको राय दीजिएगा कि अच्छा सब्जेक्ट कौन सा होगा, आप कौन सा चॉइस करते हैं, साइंस में ही या कोई आर्ट्स में। अच्छा साइंस में बताइए, छोड़िए आप आर्ट्स में तो पढ़ रहे हैं इधर, आप साइंस में कोई एक सब्जेक्ट आप कमेंट कीजिएगा, आपको कौन सा आप रिकमेंड करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम लोग अब आगे देख रहे थे पृथ्वी का हम लोग क्या देखें कि पृथ्वी का ये देखें कि पृथ्वी अपने अक्ष के साथ 23.5 डिग्री झुकी हुई है और अपने तल के साथ 66.5 डिग्री झुकी हुई है। अब पृथ्वी का घूर्णन देखेंगे, पृथ्वी घूर्णन। तो बात करें हम लोग घूर्णन की बात करें, घूर्णन की बात करें तो पृथ्वी का घूर्णन की बात करें तो पृथ्वी जो है घूर्णन को ही पृथ्वी का जो घूर्णन होता है इसे हम दैनिक गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दैनिक गति। अर्थात पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है इसी गति को हम लोग दैनिक गति बोलते हैं। इसी को ही पृथ्वी को अपने दैनिक गति बोलते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई। कितना? 23.5 डिग्री झुकी है। इस 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण से पृथ्वी फिर भी जो है अपने ये अक्ष पे जो है, पृथ्वी अपने अक्ष पे कब? तो दाहिना हाथ पूरब होता है। तो अपना पृथ्वी जो है
कहाँ से, पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम। तो हम बताए थे 2 ग्रह शुक्र और अरुण, ये 2 ग्रह जो है कहाँ से, पश्चिम से पूरब घूमता है ना, पश्चिम से पूरब घूमता है ना। नहीं, आप श्योर नहीं हैं। ये दोनों ग्रह पूरब से पश्चिम घूमता है, बाकी सभी पश्चिम से पूरब। समझ में आ गया क्या? हाँ, इसीलिए कभी कभी सोलिटी चेक करना पड़ता है। सारे ग्रह जो है अरुण और शुक्र, ये दोनों ग्रह जो है क्या घूमता है, ये घूमता है जो है पूरब से पश्चिम घूमता है, क्योंकि जिधर सूर्य उदय होता है उधर ये दोनों घूमता है, उधर से ही घूमता है हम लोग में। लेकिन हम लोगों का सूर्योदय पूरब में हो रहा है तो हम लोग पश्चिम से घूम रहे हैं। तो हम लोग का ग्रह ये इधर दाहिना हाथ पूरब होता है, ये पश्चिम होता है। तो मेरा ग्रह जो है पश्चिम से पूरब जाता है, अर्थात ये जो हम लोग का ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमेगा तो सूर्य उदय किधर होगा, सूर्य उदय हम लोग का हमेशा पूरब में होता है, हम लोग का सूर्य उदय पूरब में, पश्चिम से घूमेंगे तो सूर्य उदय पूरब में होगा। ठीक है क्या? हाँ, तो समझिएगा मेरी बात को। जब मेरा पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, मेरा पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, तो अपने अक्ष पे पृथ्वी अपने अक्ष पे किधर, पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती रहती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती रहती है। तो समझ में ये बात समझ में आ पा रही है क्या? पृथ्वी जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर पृथ्वी अपने अक्ष पर इधर पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, पूरब की ओर घूमता है। अब बताइए, जब पूरब की ओर घूमेगा, पश्चिम से पूरब घूमेगा, सूर्य उदय किधर होगा, पश्चिम से पूरब घूम रहा है तो सूर्य उदय पूरब में होगा घूमता। इसलिए पृथ्वी पर सूर्योदय किधर होता है, सूर्योदय पूरब में होता है, पूरब में होता है। ये बात। उसके बाद नेक्स्ट बात क्या है, तो नेक्स्ट बात की इंक डाल दी इसमें तो ब्लैक वाला। अब नेक्स्ट बात है जब ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है तो एक चक्कर कितना दिन में लगाता है, तो पृथ्वी अपना एक चक्कर जो है, एक चक्कर 23 घंटा 56 मिनट 23 घंटा 56 मिनट अर्थात 24 घंटा बोल सकते हैं हम लोग, 23 घंटा 56 मिनट 43 सेकेंड। क्या इतना याद रखना पाना संभव है क्या? अगर आप रख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नॉलेज के अनुसार से आप रख लेते हैं सही है। क्वेश्चन के रूप में आपको ये पूछेगा कितना घंटे में, 24 घंटे में, लगभग 24 घंटा पड़ता। देखिएगा 23 घंटा 56 मिनट, 4 मिनट कम हुआ, और 43 सेकेंड तो 4 मिनट से भी कम। इस प्रकार जो है पृथ्वी हर दिन में मतलब 24 घंटा ना कि 23 घंटा 56 मिनट 23 सेकंड में घूमता है, 43 सेकंड में घूमता है, लगभग हम लोग 24 घंटा मान लिए। तो अगर आप रख सकते हैं नॉलेज के रूप में रखिए, नहीं तो आप क्वेश्चन के रूप में यही पूछेगा आपको। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे 24 घंटे में एक चक्कर पूरा लगाता है, पृथ्वी अपने अक्ष पे 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। इसी गति को दैनिक गति करते हैं, पृथ्वी की इसी घूर्णन गति को दैनिक गति बोलते हैं। ठीक ना? तो दैनिक गति भी समझ में आ गया क्या? दैनिक गति समझ में आ गया क्या? अर्थात पृथ्वी का दिन और रात होती है, पृथ्वी को एक चक्कर में क्या होती है, दिन और रात होती है। तो हम लोग इस बात को समझे कि पृथ्वी जो है पृथ्वी समझ पाए ना आप कि पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर पृथ्वी अपने अक्ष पर, देखिए आप, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर आपको एग्जैक्ट दर बता दिए हैं, 23 घंटा कोमा कितना 56 मिनट 43 सेकेंड या 24 घंटा बोलिए आप, 24 घंटे में पूरा करता है। पृथ्वी की इसी गति को क्या बोलते हैं? दैनिक गति बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं ना? पृथ्वी की इसी गति को दैनिक गति कहते हैं। लिखिए, पृथ्वी की इसी गति को दैनिक गति बोलते हैं। पृथ्वी की इसी गति को दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी की इसी गति को दैनिक गति कहते हैं। दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी की इसी गति को दैनिक गति कहते हैं। क्या समझ पाए क्या? पृथ्वी की इसी गति को दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी की इसी गति को दैनिक गति, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23 घंटा 56 मिनट 43 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है, इसीलिए पृथ्वी की इसी गति को दैनिक गति बोलते हैं।
अर्थात इसी दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होती है। पृथ्वी की इसी दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होती है, ठीक है ना। पृथ्वी की इसी गति के कारण पृथ्वी पर क्या होती है, दिन रात होती है। देखिए यहाँ दिख रहा है क्या, पृथ्वी की इसी गति के कारण पृथ्वी पर क्या होता है, दिन रात होती है। समझ में आ गया ना। तो हम थोड़ा सा ऊपर में मिटा देते हैं, आप इसको हेडिंग देख के लिख लीजिए, हम थोड़ा ऊपर मिटाएंगे, ठीक है ना। चलो इसको भी मिटा देते हैं। तो पृथ्वी की इसी गति के कारण क्या होता है, पृथ्वी की इसी गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होती है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं पृथ्वी की इसी गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होती है। पृथ्वी के दैनिक गति के कारण क्या होती है, दिन और रात होती है। दैनिक गति के कारण क्या क्या होता है, सारी बात लिख लीजिए, सिर्फ दिन रात नहीं और भी लिख लीजिए। पहला नंबर में दिन रात, पहला नंबर में क्या होती है, दिन रात, दिन और रात, दिन और रात, कॉमा। दूसरा नंबर लिख लीजिए, दूसरा नंबर लिख लीजिए, दूसरा नंबर समीर का उत्पन्न। हम सारे बात को समझाएंगे, अभी फिर लिख लीजिए समीर का उत्पन्न, समीर का उत्पन्न, उत्पन्न। हम सारे बात समझाएंगे दिन रात कैसे होता है। इस बात एक वीडियो इसी पे आएगा, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है ना। सारे कंसेप्ट को हम समझाएंगे, समीर का उत्पन्न होना। तीसरा नंबर में कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल का उत्पन्न होना, कोरियोलिस, 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 कोरियोलिस बल का उत्पन्न होना। चौथा पॉइंट लिख लीजिए इसका, कोरियोलिस बल, ज्वार भाटा, ज्वार भाटा, ज्वार भाटा का आना। तो पृथ्वी की दैनिक गति के कारण इतनी सारी घटनाएं होती है, दिन रात होती है, समीर उत्पन्न होता है, कोरियोलिस बल का उत्पन्न हो जाता है और ज्वार भाटा आती है। तो पृथ्वी के दैनिक गति के कारण इतनी सारी घटनाएं होती है हमारी पृथ्वी पर। इन सारी चीज़ों को अभी लिखिए, हम सारे पे एक वीडियो आएगा, सारे पे नहीं, एक वीडियो आएगा जो कि पृथ्वी के दैनिक गति पे आएगा, जो इस सारी चीज़ों को हम लोग लिखेंगे, समझेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आप समझ गए दैनिक गति दिन रात होती है, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं रहा ना तो थोड़ा दिक्कत होगा। लेकिन अगर एक वीडियो अगर आपको समझा दें कि कैसे दिन रात हो रही है, इस चीज़ों को आप अच्छे समझ पाएंगे, ठीक ना। उसमें भी समझाएंगे, उसमें और सारी चीज़ों को लेकर चलेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ज्वार भाटा भी आएगा। ज्वार भाटा भी कैसे, क्या है ज्वार, क्या है भाटा, ज्वार भाटा कैसे उत्पन्न होती है, इस सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या समझ पाए क्या इतना बातें पहले, क्या इतनी बातें समझ पाए क्या कि पृथ्वी के दैनिक गति के कारण से क्या इतनी घटनाएँ होती है। फिर अब है हम लोग का दैनिक गति, मतलब अपने अक्ष के चारों घूमना दैनिक गति। अब पृथ्वी के चारों, पृथ्वी जो सूर्य के चारों घूमना, उसे क्या बोलते हैं, उस गति को बोलते हैं, उसे परिक्रमण काल बोलते हैं या वार्षिक गति बोलते हैं। परिक्रमण काल या वार्षिक गति बोलते हैं। तो हम लोग इस चीज़ को भी समझेंगे, पृथ्वी का सूर्य के चारों घूमना। एक हेडिंग दिया था, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर क्या बोलते हैं, परिक्रमण ना, लिख दिए ब्रैकेट में परिक्रमण, परिक्रमण घूमना। अब हम लोग समझेंगे पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर कैसे घूमती है, इसी को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सूर्य जो है, ये सूर्य है, ये सूर्य है और ये क्या है, ये पृथ्वी है। यहाँ पे हम लोग बना दिए पृथ्वी, यहाँ पे क्या बना दिए हम लोग, छोटू सा पृथ्वी बना दिए, ठीक है। तो ये पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती रहती है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती रहती है, ठीक है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती रहती है, सूर्य के जो चारों ओर परिक्रमा करती रहती है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। इस चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो इसे बोलते हैं हम लोग वार्षिक गति, क्योंकि पृथ्वी एक चक्कर जो लगाती है ये कितना दिन में, तो पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है ये कितना दिन में लगाती है, ये 365 दिन, हाँ 365 दिन 5 घंटा, 365 दिन 5 घंटा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये 365 दिन 5 घंटा 365 दिन 5 घंटा
365 दिन 5 घंटा, हाँ 45 सेकेंड, 45 मिनट, 45 मिनट में लगाती है। 365 दिन लगभग 6 घंटा समझिए इसको, 6 घंटा। तो 365 दिन 6 घंटा एग्जैक्ट याद रखिएगा। तो 365 दिन 6 घंटा रखिए, एग्जैक्ट याद रखना चाहते हैं तो 365 दिन, क्वेश्चन पूछेगा आपको 365 दिन 6 घंटा। अगर ये आपको नॉलेज के रूप में रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो छोड़िए। 365 दिन 6 घंटा, 6 घंटा, ठीक है ना। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे जो है, सॉरी, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितना दिन में, तो 365 दिन 6 घंटा में लगाता है। इसी गति को पृथ्वी का वार्षिक गति बोलते हैं। पृथ्वी अपने सूर्य के चारों ओर 365 दिन 6 घंटा में एक चक्कर लगाता है। ऐसे लिखिएगा, पृथ्वी अपने सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 365 दिन 6 घंटा में लगाता है। इसी गति को वार्षिक गति बोलते हैं। इसी गति को क्या बोलते हैं, वार्षिक गति, अर्थात साल होता है, वार्षिक गति बोलते हैं। इसी गति को वार्षिक गति, पृथ्वी का वार्षिक गति कहते हैं। समझ में आ गया क्या, वार्षिक गति कहते हैं। क्या समझ में आया, क्या ये बात समझ में, पृथ्वी का दैनिक गति और वार्षिक गति समझ में आ गया। दैनिक गति के कारण दिन रात होती है, और वार्षिक गति के कारण साल, मतलब कि परिक्रमण काल से, पृथ्वी के चारों ओर घूमना परिक्रमण काल से वार्षिक गति होती है, अर्थात साल बदलता है, एक साल होता है, ठीक है ना। फिर एक साल लगाता है, ठीक है। अब वार्षिक गति के कारण से क्या उत्पन्न होता है, इस चीज़ को देखते हैं हम लोग। पृथ्वी के दैनिक गति के कारण क्या हुआ, अब हम लोग हेडिंग देंगे पृथ्वी के वार्षिक गति के कारण से। तो यहाँ हेडिंग नहीं, एक तीर का निशान दीजिए, पृथ्वी का वार्षिक गति के कारण। अब देखिए, पृथ्वी के वार्षिक गति के कारण क्या होता है। पृथ्वी के वार्षिक गति के कारण एक तो पृथ्वी का झुका होना, एक पहली बात पृथ्वी झुका होना, दूसरा वार्षिक गति, ये दो इंपॉर्टेंट अहम भूमिका रहती है। इसमें से ऋतु परिवर्तन, पहला पॉइंट क्या बोले, ऋतु परिवर्तन। तो ऋतु परिवर्तन, ये बात भी हम लोग समझेंगे अच्छे से, ऋतु परिवर्तन कैसे ऋतु बदल जाता है। इस चीज़ को हमको इस पर भी वीडियो लाना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। अभी पहले याद रख लीजिए ऋतु परिवर्तन। दूसरा नंबर, दिन की अवधि का बड़ा छोटा होना। दूसरा पॉइंट लिखिए, दिन की अवधि का बड़ा छोटा होना। दिन की अवधि का बड़ा छोटा होना, बड़ा छोटा होना, समझिएगा। कब दिन का बड़ा छोटा हो कैसे होता है, जो पृथ्वी गति करती रहती है, तो आप समझिएगा अभी यहाँ पृथ्वी सूर्य से काफ़ी दूर में है, कभी काफ़ी नज़दीक चला जाता है। जब पृथ्वी यहाँ आ जाएगी काफ़ी क्या हो जाएगी, नज़दीक आ जाएगी। तो इसीलिए कभी पृथ्वी का सूर्य से दूर जाना और नज़दीक आना, इसके कारण से पृथ्वी का दिन का बड़ा छोटा होना होता है। ये हम लोग समझेंगे कितना तारीख को दिन का बड़ा होता है छोटा होता है, ठीक है ना। 22 मार्च, 23 सितंबर, ये सब, और फिर 22 दिसंबर, ये सब पॉइंट है, कुछ आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो पृथ्वी का वार्षिक गति के कारण क्या क्या हो गया, वार्षिक गति के कारण से ऋतु परिवर्तन हो गया, दिन रात का बड़ा छोटा हो गया, दिन रात का बड़ा छोटा हो गया। और फिर क्या, पृथ्वी जब सूर्य के चारों परिक्रमा करती रहती है, तो देखिए पृथ्वी झुकी हुई है, पृथ्वी क्या इस प्रकार से झुकी हुई है, इस प्रकार से झुकी हुई है। सूर्य के क्या है, सूर्य के ये वाला भाग अभी रोशनी में है, लेकिन ये भाग जो है, ये भाग पूरा भाग देखिए, ये भाग तो ये वाला ध्रुव, ये वाला भाग सूर्य की रोशनी में है, लेकिन क्या ये वाला भाग सूर्य की रोशनी में है, नहीं, सूर्य की रोशनी में नहीं है। इसलिए यहाँ पे 6 महीना, अर्थात यहाँ से ऊपर जाएगा यहाँ तक, और ये जब ये पृथ्वी यहाँ पे आ जाएगा, समझिएगा, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब पृथ्वी यहाँ पे आ जाएगा तो ये ऐसे है ना, तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये वाला अभी रात हो रहा है, और ये सब पृथ्वी के सामने में ये वाला दक्षिणी ध्रुव है, दिन हो रहा है। लेकिन जब ये ऐसे करके इधर आ जाएगा तो ये वाला भाग फिर रोशनी में आ जाएगा, देखिएगा ये वाला भाग पूरा रोशनी में आ गया, लेकिन ये वाला भाग जो है इधर अंधेरे में चला जाएगा, ये वाला भाग अंधेरे में चला जाएगा। इसी कारण से तो पृथ्वी का 6 महीना तक ध्रुवों पर दिन रहता है, उत्तरी ध्रुव पर दिन, और फिर ये अंधेरा हो गया तो यहाँ से यहाँ तक फिर आएगा, जब तक नहीं आ जाएगा तब तक यहाँ पे अंधेरा आ जाएगा। तो पृथ्वी का जो है अभी देखिए उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी के उत्तर वाला भाग को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाला भाग बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो पृथ्वी के ऊपरी ध्रुव पर 6 महीना तक क्या हुआ, 6 महीना के बाद यहाँ रात था, तो 6 महीना के बाद यहाँ पे दिन हुआ। तो पृथ्वी के 6 महीना तक उत्तरी ध्रुव पर दिन, और फिर पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीना तक रात, फिर दिन फिर रात, अर्थात पृथ्वी के लगातार 6 महीना ध्रुवों पर दिन और रात होना, ये भी जो है पृथ्वी के वार्षिक गति के कारण होता है। एक पॉइंट और लिखिए, पृथ्वी का
पृथ्वी के ध्रुवों, 2 पॉइंट, तीसरा पॉइंट है पृथ्वी के ध्रुवों पर, ये बात समझाएंगे अभी वीडियो, इसमें भी क्लास आएगी, टेंशन नहीं लीजिए, एक क्लास में ये आ जाएगा पूरा, एक क्लास में ये पूरा आ जाएगा। पृथ्वी के ध्रुवों पर, पृथ्वी के ध्रुवों पर, पृथ्वी के ध्रुवों पर, पृथ्वी के ध्रुवों पर 6 महीने लगातार दिन और 6 महीने लगातार रात का होना। पृथ्वी के ध्रुवों पर 6 माह लगातार पृथ्वी के ध्रुवों में 6 महीने लगातार दिन, 6 महीने लगातार दिन, 6 माह लगातार रात होना। तो ये भी लिख लीजिए आप, क्या आपको दिख रहा है क्या? पृथ्वी नहीं दिख रहा है समझिएगा यहाँ पे, पृथ्वी के ध्रुवों पर 6 महीने लगातार दिन और रात होना। पृथ्वी के ध्रुवों पर जो है, पृथ्वी के ध्रुवों पर दिन लगातार 6 महीने का दिन और रात होना। तो क्या हम लोग इतना पॉइंट समझ पाए क्या? इतना पॉइंट समझ पाए क्या? तो अगर इतना पॉइंट समझ गए तो थोड़ा सा 1-2 पॉइंट और है, हम लोग आगे देखते हैं। अगर इतना समझिए, पृथ्वी के दैनिक गति के कारण से क्या तो दिन रात होती है, समीर का उत्पन्न होना, कोरियोलिस बल का उत्पन्न होना और ज्वार भाटा का आना। इसमें से 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद ही रहना चाहिए, दिन रात का होना और ज्वार भाटा का आना। इसमें ऋतु परिवर्तन पूछ लेता है कि वार्षिक गतिकरण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। दूसरा, दिन बड़ी का अवधि का बड़ा छोटा होना, ये बाकी ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग समझेंगे कैसे होता है। लेकिन फिलहाल जो है अभी हम लोग ये इतना हम लोग समझिए। तो क्या हम लोग पृथ्वी का दैनिक गतिकरण से क्या क्या हो समझ पाए क्या? पृथ्वी का दैनिक गति मतलब रोज अपने अक्ष पे घूमेगा, दिन रात होगा, दिन रात। फिर दूसरा नंबर क्या होगा? दूसरा नंबर हम लोग ये देखें कि ज्वार भाटा आएगा, इंपॉर्टेंट बात है, ज्वार भाटा आएगा। फिर समीर उत्पन्न होता है और कोरियोलिस बल, समीर उत्पन्न होता है फिर कोरियोलिस बल, समझ में आ गया? फिर पृथ्वी की परिक्रमण काल अर्थात वार्षिक गतिकरण से क्या होता है, साल बदलता है, ऋतु बदलता है। फिर दिन रात का बड़ा छोटा हो जाता है। फिर क्या होता है? फिर होता है पृथ्वी के ध्रुवों पर लगातार 6 महीना दिन होता है, 6 महीना रात होता है। इतना घटना हम लोग समझ पाए क्या? आप भी समझ पाए क्या इतना बातें आप समझ पाए क्या? अगर समझ पाए तो आप इस बातों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिगर बनाना नहीं भूलिएगा, फिर इस टाइप का फिगर बनाइएगा, ठीक है? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, हम आशा करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब जो है हम इसको मिटाते हैं। अब हम लोग पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं कि पृथ्वी पे ग्रह क्या है क्या? तो हाँ सर, पृथ्वी पे ग्रह है। पृथ्वी पे जो है ग्रह है, पृथ्वी पे उपग्रह है। पृथ्वी पे एकमात्र उपग्रह है, पृथ्वी पर एकमात्र उपग्रह है। उसका नाम क्या है? चंद्रमा। बहुत बार बोलते आए हैं, क्या है? चंद्रमा। पृथ्वी पे एकमात्र उपग्रह, इसका नाम क्या है? चंद्रमा। तो आप ये भी लिख लीजिए, पृथ्वी पे एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी पे एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। जो आपको पूरे सौरमंडल में पढ़ाते आए, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। 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 समझ पाए क्या? पृथ्वी के बारे में हम लोग क्या समझे? तो पृथ्वी के बारे में ये समझे कि पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है। पृथ्वी जो है आकार में 5वां बड़ा ग्रह है। फिर पृथ्वी पे अधिक पानी होने के कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। फिर पृथ्वी पे कितना पानी है? बात पानी की आ गया। पानी पे पृथ्वी पे 71% पानी है, बाकी 29% भाग में स्थल है। फिर नेक्स्ट बात है पृथ्वी जो है नेक्स्ट बात है पृथ्वी के बारे में बोले तो पृथ्वी जो है पृथ्वी का घनत्व की बात करें। पृथ्वी घनत्व की बात की तो नेक्स्ट पृथ्वी का घनत्व कितना? पृथ्वी का घनत्व जो है 5.5 ग्राम मीटर प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। मतलब 1 सेंटीमीटर आयतन में 1 ग्राम सेंटीमीटर आयतन में 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में 5.5 ग्राम मीटर उसका घनत्व रहता है। मतलब उसमें आने वाले मिट्टियाँ हैं, ठीक है। फिर पृथ्वी पे भी सक्रिय ज्वालामुखी है। 5 ग्रहों पे सक्रिय ज्वालामुखी है, उसमें से पृथ्वी पर भी सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। फिर देखें पृथ्वी जो है पूरा गोल नहीं है, बल्कि उबड़ खाबड़ है, लगभग गोल है। हाँ, लगभग गोल है। पृथ्वी के क्षैतिज भाग जो है कितना? 12,756 किलोमीटर है। और पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर भाग जो है 12,714 किलोमीटर है। कितना अंतर हुआ? 42 किलोमीटर का अंतर है। पृथ्वी का जो विषुवतीय अर्थात जिसको ऊर्ध्वाधर क्षैतिज बोलते हैं, पृथ्वी का क्षैतिज बोलिए या विषुवतीय व्यास ऊर्ध्वाधर व्यास या ध्रुवीय व्यास से 12 किलोमीटर अधिक है, 42 किलोमीटर अधिक है, ठीक है।
इस बात समझिए। उसके बाद पृथ्वी हम लोग ये समझे, पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.23 डिग्री झुकी हुई है, लेकिन अपने अक्ष पे 23.23 डिग्री अपने तल के साथ 66.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री और अपने तल के साथ 66.5 डिग्री झुकी हुई है। फिर हम लोग देखें पृथ्वी का गति देखें। पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार की गति हो गया, एक घूर्णन गति, एक वार्षिक गति। एक घूर्णन गति, एक वार्षिक गति, अर्थात अपने अक्ष के चारों घूमती है और एक अपने सूर्य के चारों घूमती है। घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पे क्या होता है, दिन रात होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पे चारों ओर जो घूमती है उसे घूर्णन गति बोलते हैं, अर्थात दैनिक गति बोलते हैं। पृथ्वी का दैनिक गति जो है कितना दिन घंटे में होता है, तो पृथ्वी का दैनिक गति 23 घंटा 56 मिनट 43 सेकंड, अर्थात 24 घंटा हम लोग समझ सकते हैं। फिर जो है पृथ्वी का वार्षिक गति देखें, पृथ्वी का दैनिक गति कारण होता क्या क्या ये देखें। पृथ्वी के दैनिक गति के कारण से दिन रात हो जाता है, पहला नंबर 12 घंटा का दिन, 12 घंटा का लगभग रात होता है। फिर दूसरा नंबर क्या होता है, पृथ्वी के दैनिक गति के कारण से ज्वार भाटा होता है। फिर 2 और पढ़े, कोरियोलिस बल का उत्पन्न होना, और फिर दूसरा बोले समीर का आना। ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। फिर नेक्स्ट बात बोले पृथ्वी का वार्षिक गति। तो पृथ्वी का वार्षिक गति 356 दिन 356 दिन 5 घंटा 45 मिनट, अर्थात 356 दिन 6 घंटा समझिए का होता है। ये इस गति को पृथ्वी का वार्षिक गति बोलते हैं। पृथ्वी का वार्षिक गति के कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। तो ये बताए थे, पहले भी बताते, झुका होने के कारण से ऋतु परिवर्तन होता है। तो ये दोनों उत्पन्न होता है, ऑप्शन में इस दोनों आ सकता है कोई से। पृथ्वी के किस गति के कारण से, किसके कारण से ऋतु परिवर्तन होता है। तो झुके होने के कारण से, पृथ्वी पे अपने अक्ष पे झुके होने के कारण से भी ऋतु परिवर्तन होता है। और क्या, और सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने की वजह से भी उसमें ऋतु परिवर्तन होता है। ये दोनों बात सत्य है इसके लिए, ठीक है। जब हम नेक्स्ट वीडियो आएगा परिक्रमण काल पे, अर्थात वार्षिक गति पे, तो उस हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात है पृथ्वी के घूर्णन के कारण से और क्या होता है, ऋतु परिवर्तन, दिन अवधि का बड़ा छोटा होना, और फिर ध्रुवों पर 6 महीने लगातार दिन, 6 महीने लगातार रात का होना। इस सारे बातों को हम लोग समझ पाए, ठीक है। अगर आप समझ पाए तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे, हमारे मेहनत को आप लोग जरूर फीडबैक देंगे, और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आपका अगर प्यार जो अच्छा रहे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। जब हम अपना फैमिली थोड़ा पढ़ाने में तभी मज़ा आता है जब फैमिली बड़ा होता है, ढेर पढ़ रहा होता है, तो अच्छा मज़ा आता है पढ़ाने में। मेरे साथ अभी नहीं, आज नहीं, जबकि ऑफलाइन में भी हम अब पढ़ा रहे थे, देखे होंगे जिस दिन 1-2 थोड़ा बच्चे कम हो जाते थे तो पढ़ाने में मज़ा नहीं था। जब बच्चा फुल रहता है पढ़ाने में अच्छा लगता है। ज़्यादा बच्चे क्वेश्चन भी ज़्यादा करते हैं। आप लोग कुछ बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नहीं करते हैं, कुछ पूछते नहीं हमसे, सिर्फ पढ़ रहे हैं। तो सिर्फ पढ़ रहे हैं तो मज़ा नहीं आ रहा है। ज़्यादा बच्चे करेंगे तो सब तरह के बच्चे आएंगे, तो कोई क्वेश्चन भी करेंगे तो मज़ा ज़्यादा आता है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू। आप लोग इसी तरह प्यार दुआ बनाए रखिए, और हम भी आप लोगों पर प्यार दुआ अपना बनाए रखेंगे, और क्लास आते रहेगी, आप टेंशन मत लीजिए। थोड़ा सा अपना स्टेमिना बना लीजिए कि तैयार। अगर आपको रियल में कुछ करना है अपने पिता के लिए, अपने भविष्य के लिए, खुद के लिए कुछ करना है, तो आप लगातार चैनल से जुड़े रहिए। आप कहीं बहकावे में जाना नहीं है। अगर आपको लगता है कि कहीं और चैनल, तो देखिएगा, आपको कहीं और कहीं भी पढ़िएगा, आपको मतलब ज्योग्राफी एक वीडियो में पूरा ज्योग्राफी खत्म कर देगा वो। अगर एक वीडियो में ज्योग्राफी खत्म होता है, 7 सब्जेक्ट 7 वीडियो देख के हम नौकरी लग जाता। तो ऐसा कुछ नहीं है। व्यू पाने के लिए कुछ वीडियो, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, व्यू पाने के लिए कुछ ऐसे भी हैं, अपना ज़्यादा से ज़्यादा एक वीडियो। बच्चे लोग क्या होते हैं, एक वीडियो में पूरा ज्योग्राफी खत्म, वाह, एक वीडियो में केमिस्ट्री खत्म, फिजिक्स खत्म, बायोलॉजी खत्म। तो क्या होता है, उस पर ज़्यादा क्लिक करते हैं, ज़्यादा देखते हैं, उससे क्या वो व्यू पाना चाहते हैं। और फिर उनका एक वीडियो में खत्म होता, तो आप बताइए 7 वीडियो में 7 खत्म होता, इतना बेरोजगार ही नहीं होता। तो इतना मतलब कि समझ सकते हैं आप। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, हम धीरे धीरे चलेंगे, कछुआ के चाल से जरूर चलेंगे, लेकिन मंजिल पे सबसे पहले आपको पहुंचा के छोड़ेंगे। जो बच्चे एक वीडियो देख के पूरा जो है अपने आप को मारखा समझ लगते हैं, जब एग्जाम में जाते हैं लगातार 5 साल तक एग्जाम में निकलता ही नहीं है। एक बार पढ़ाएंगे हम साल भर में आपको, उसके बाद जो आप एग्जाम में बैठेंगे, आपका मुकाबला क्वेश्चन पेपर तो दूर, आपका बगल वाला और क्वेश्चन पेपर दूर, आपको मुकाबला अच्छे नहीं कर पाएंगे सर, समझे। बाकी तो आपको लगता है सर बोलते हैं तो बोलते हैं सर, क्योंकि हमें भरोसा है खुद पे, आप पे भरोसा है। आप भी अब मेरे साथ जुड़े रहें, मैं भी आपके साथ जुड़ा रहूँगा। थैंक यू मेरे दोस्तों, ठीक है।